नमस्कार मित्रों, मैं के तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें जो मूल विधि की क्लास है, जो मूल विधियां यूपीएसआई में आती हैं, सामान्यतः देखा जाए तो मूल विधि बहुत बड़ी है, लेकिन यूपीएसआई के सिलेबस के आधार पर बहुत कम आपको पढ़ना है। जो आपराधिक विधियों से संबंधित है उन्हीं से संबंधित आपको यूपीएसआई के संबंध में हम बताएंगे, कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, इस वजह से थोड़ा बहुत चीज़ें जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस है, यही सारी चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे आपसे। तो शुरुआत करते हैं मूल विधि का। जो यूपीएसआई के सिलेबस में मूल विधि है उसमें क्या क्या है ये आपको ध्यान देना है। सामान्य रूप से सिलेबस चूंकि आप लोगों ने देखा भी होगा और उसको देख भी सकते हैं, कहीं भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो इंडियन पेनल कोड है, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, जो हमारी 1860 में बनी। उसके बाद दूसरा मेजर पोर्शन जो है वो सीआरपीसी का है, जो 1973 वाली है। और तो सीआरपीसी हैं 1860 के जो आईपीसी है, सीआरपीसी भी है, लेकिन 1973 वाली आपको सीआरपीसी पढ़नी है। ये दो मेजर पोर्शन है। अब चूंकि है तो सिलेबस में यही, लेकिन हम आपको एविडेंस एक्ट के भी जो इसमें रेलेवेंट पार्ट होंगे उनको हम आपको बताते रहेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना ये है, मान लीजिए महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध, बच्चों से संबंधित अपराध, जैसे आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, उसके बाद आपका एससी एक्ट हो गया, एसटी एक्ट हो गया, एससी एसटी एक्ट एक साथ ही बना है, ये आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको महिलाओं से संबंधित अपराध में पूरा अपराध नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अपराध सेक्शन है वो, उसमें आपको वही पढ़ना है जो यूपीएसआई के लिए जरूरी है। अच्छा, जरूरी क्या है? चूंकि आप दरोगा बनने जा रहे हैं, तो जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, घरेलू हिंसा है उनके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। एक्ट तो बहुत बड़ा है। जैसे आईपीसी को आप देखें तो आईपीसी अब चूंकि 511 सेक्शन है, इसमें धारा है, तो 511 पढ़ना तो इतना आसान नहीं है और ना तो आपके लिए ये रेलिवेंट है, लेकिन फिर भी आपको इसमें उतना पढ़ना है जो आपके पुलिस विभाग से संबंधित है, जो आपको जरूरत है। सीआरपीसी 484 सेक्शन की बात करती, इसमें है इतने सेक्शन, लेकिन ये भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। फिर रही बात आपके इन्वायरमेंट है, ट्रैफिक कंट्रोल है, आरटीआई है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एक्ट हैं। मुझे लगता है 15-16 एक्ट के आसपास इसमें हैं, लेकिन आपको पढ़ना ये है इसके कुछ पार्ट जो जरूरी पार्ट हैं उनको पढ़ना है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा वो दीजिएगा डस्टर। अब आपको हम आज ना तो आईपीसी पढ़ाएंगे ना सीआरपीसी पढ़ाएंगे, आपको आज हम ये बताएंगे छोटी छोटी चीजें जो आपराधिक विधियां पढ़ते समय जो जरूरी है। जैसे आपने ये देखा होगा कि एक तो आप देख रहे हैं आईपीसी और दूसरा आप देख रहे हैं आरटीआई या एससी एसटी एक्ट हो गया। एससी और एसटी, इसके साथ क्या जुड़ा है? एक्ट जुड़ा है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है? कोड जुड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको ये परिचय जानना जरूरी है कि ये क्या है भाई, एक्ट क्या है, कोड क्या है। छोटी छोटी चीजें जान लीजिए। आज ये आपकी पहली क्लास है, उसके बाद तो फिर पूरी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी कहानी पढ़नी है आपको। जैसे देखा जाए, आपने चूंकि संविधान पढ़ा होगा, तो कोई एक्ट बनता है, एक्ट बनने में भूमिका किसकी होती है ये देखिए। इसकी हिंदी होती है भैया अधिनियम, अधिनियम इसकी हिंदी है। कोई भी अधिनियम बनता है तो आपने संविधान में देखा होगा कि उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि पहले किसी सभा में उसको पास कराना पड़ता है, संसद की जो भी सभाएं हैं, लोकसभा में, उसके बाद मान लीजिए राज्यसभा में पास कराए, और राज्यसभा में पास होने के बाद वो एक्ट, अभी चूंकि ये एक्ट नहीं है, अभी ये बिल है, जब ये बिल यहाँ दोनों सभा से पास हो गया उसके बाद ये राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचता है।
राष्ट्रपति साहब के पास जब पहुंचा और राष्ट्रपति साहब इस पे जब अपनी एसेंट दिए, अपनी सहमति दिए, अपनी स्वीकृति दिए, तब ये जाकर के बिल किस में परिवर्तित हो जाता है? एक्ट में। समझ रहे हैं भैया? तो ये एक्ट बनने की जो प्रक्रिया है, किसी एक सदन से पास हुआ, उसके बाद ये दूसरे सदन में गया, वहां से पास हुआ, फिर ये पहुंच करके राष्ट्रपति साहब जब इस पे अपनी मोहर लगा देते हैं, तब ये एक्ट बन जाता है। ये अधिनियम बनने की प्रक्रिया है। भाई थोड़ा सा माफ करिएगा, पानी वानी पीते रहें। ये तो हुआ एक्ट बनने की प्रक्रिया। लेकिन अब चूंकि जैसे आपका SC/ST एक्ट था, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्ट और कोड में अंतर क्या है, इसको समझिए। कानून हम आपको पढ़ाएंगे भी, बहुत सारा कानून है, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को समझिए। क्या है एक्ट, क्या है कोड, क्या है आर्टिकल, क्या है सेक्शन, ये सब समझना जरूरी है। हो सकता है आपसे कोई भी आदमी पूछ सकता है। तो एक्ट आपके बनने की जो प्रक्रिया थी वो संविधान में बताई गई है कि कानून को बनाना कैसे, चाहे लोकसभा में सदन पास, लोकसभा में पास हुआ या राज्यसभा में पास हुआ, दोनों में कहीं से भी शुरुआत हो सकती है और कहीं से पास हो सकता है ये। और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। जब राष्ट्रपति ने इस पे अपनी स्वीकृति दे दी, उसके बाद ये कानून का रूप ले लेता है, जिसको हम अधिनियम कहते हैं। लेकिन ये जो कोड है, ये कोड की प्रक्रिया ये नहीं होती, इसको आपको समझना पड़ेगा। कोड की हिंदी क्या होती है? संहिता। कोड की हिंदी होती है संहिता। एक्ट बनने की प्रक्रिया अलग है, कोड बनने की प्रक्रिया अलग है। इसको जानिए कैसे बनता है। कोड क्या है, संहिता क्या है? आप ये समझिए कि हमारे यहां जो भी पूर्व प्रचलित कानून हैं, जो पहले कानून चल रहे हैं, चाहे देखा जाए जैसे जब हमारे यहाँ भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पहले जो भी चीजें हुआ करती थी, जो भी अपराध हुआ करते थे, चाहे वो मुस्लिम विधि से संबंधित हो, या मुगल काल था, या उसके पहले अंग्रेजी काल था, उसके पहले जो विधियां थी वो सब मुस्लिम विधियों से शासित हुआ करते थे लोग, खासकर आपराधिक मामलों में। जो ब्रिटिश लॉ था उससे शासित हुआ करते थे लोग। लेकिन समस्या ये आई कि जैसे सबके साथ अलग अलग लॉ बना था, हिंदू के साथ हिंदू लॉ था, मुस्लिम के साथ मुस्लिम था, क्रिश्चियन के साथ क्रिश्चियन का अलग कानून था, सबका कानून अलग अलग था। सब अपने अपने कानूनों से शासित होते थे। खासकर ये लॉ ज्यादा चलता था, मुस्लिम लॉ। लेकिन समस्या ये तब होती थी कि जब हिंदू किसी मुस्लिम के साथ झगड़ा कर ले या मुस्लिम किसी हिंदू के साथ झगड़ा कर ले, तब समस्या ये होती थी कि अब कौन सा लॉ लगाया जाए एक दूसरे के ऊपर। भाई हिंदू वाला है तो हिंदू वाला लगा दीजिए, मुस्लिम वाला है तो मुस्लिम लगा दीजिए। लेकिन मान लीजिए हिंदू मुस्लिम से झगड़ा कर ले या मुस्लिम हिंदू से कर ले, तब समस्या हो गई कि अब क्या किया जाए। ये समस्या बढ़ती गई। इसके निदान के लिए देखा जाए तो एक कमेटी बनती है 1834 1834 में एक कमेटी बनती है, एक कमीशन बनता है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट लॉ कमीशन। प्रथम विधि आयोग की स्थापना होती है 1834 से। और हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भले मैं आपको ये समझा रहा हूं छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसी में से आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि पहला विधि आयोग कब बना? 1834। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि पहले विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया? तो उस समय आप बहुत चर्चित नाम है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, आप सब लोग जान रहे होंगे, लॉर्ड मैकाले साहब थे। लॉर्ड मैकाले साहब इसके अध्यक्ष बने और इन्होंने ये कोशिश की कि ये जो समस्या है हिंदू और मुस्लिम की, पार्शियन की, आपस में ये जो झगड़ा हो रहा है आपस में ये जो झगड़ा हो रहा है कि कभी हिंदू हिंदू के साथ मुस्लिम के साथ झगड़ा किया, तो कौन सा लॉ लगाया जाए, ये जो समस्या थी इसको सुलझाने का प्रयास सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले साहब ने 1834 वाले कमीशन में करना शुरू किया। अब देखिए हुआ क्या। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोड कैसे बनता है। जब इन्होंने देखा कि पहले से विधियां बनी थी, आपराधिक मामलों पर उस समय भी कानून थे, लेकिन सबके कानून अलग अलग थे, तो जो पुराने कानून थे
उनमें से जो कुछ भी अच्छी बातें थी, जो कुछ रेलेवेंट चीजें थी, उनको निकाल करके एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, उनका कुल मिला के समझिए संहिताकरण कर दिया गया। कोडिफिकेशन उसको बोला जाता है, उसको कोडिफिकेशन बोला जाता है। एक जगह इसमें अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या हुआ कि जो पूर्व प्रचलित कानून थे उन्हीं कानूनों को एक जगह किया गया है। यहां क्या हुआ, यहां दोनों सदन से पास किया गया, राष्ट्रपति के पास गया, तब जाके एक्ट बना। यहां क्या हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ, ना राष्ट्रपति के पास गया, ना किसी सदन से पास हुआ। जो पुरानी विधियां थी उन्हीं विधियों को यहां पर ला करके एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। जब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, कुछ चीजें उसमें से निकाली गई, कुछ चीजें जोड़ी गई, नई चीज कुछ नहीं आई। जब एक जगह कर दिया गया तो वो उसका संहिताकरण हो गया। संहिताकरण होने के बाद एक कानून बना दिया गया 1860 का, जिसको बोला गया इंडियन पेनल कोड। ये तो इंडियन पेनल कोड की बात हुई। ऐसे ही बहुत सारे कानून बनते हैं जो इस कदर कानून बनने की प्रक्रिया है कि जो पुरानी विधियां प्रचलित हैं, जैसे यूपी लैंड लॉ है, जमींदारी के पहले कुछ विधियां थी, उनको सबको जो भी संशोधन हो रहा है आप देख लें। लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 आया, ये कुछ नया नहीं बना, किसी सदन से नहीं पास कराना पड़ा, बस ये हुआ कि जो पुरानी विधियां थी उनमें से कुछ चीजें निकाल करके उनको एक जगह रख दिया गया, संहिताकरण कर दिया गया और एक जगह आके रख उठे। ये वाली प्रक्रिया नहीं करनी पड़ी। तो कुल मिला के आप समझिए कि एक्ट बनने की प्रक्रिया ये है, और ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत ऐसे कानून बनते हैं जो पूर्व प्रचलित विधियां हैं उनमें कुछ नया नहीं करना है, उनमें से जो रेलेवेंट चीजें हैं उन्हीं को निकाल करके एक जगह रख दिया गया, उसी को कहा जाता है कोड। और आपकी आईपीसी उसी का परिणाम है। ये किसी सदन में पास नहीं कराई गई, संशोधन हुआ। अब आप देखें कुछ चीजें यहीं से, जैसे आप देख रहे हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2013 में। 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था, आपको याद होगा 2012 में निर्भया कांड हुआ दिल्ली का। उस निर्भया कांड में यार थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से खांसी आ रही है। तो निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड में आप देखें पूरे देश में बवाल हुआ, मांग हुई इस बात की कि कुछ नया कानून बनाया जाए, आईपीसी में जो भी समस्या थी, थोड़ी बहुत जो कमी थी, उसको सुधारा जाए। उसको सुधारने के लिए एक नए कानून की जरूरत पड़ी। जस्टिस JS वर्मा साहब थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। कमेटी बनने के बाद कुछ नए कानून आईपीसी के महिलाओं से, खासकर महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध थे, चाहे 354 का मामला हो, चाहे 376 का मामला हो, छेड़खानी हो, रेप हो, इन सब मामलों को लेकर के थोड़ी सी सख्ती बरती गई। वो सख्ती क्या थी? जब वो सख्ती बरती गई और वो एक्ट के रूप में जस्टिस JS वर्मा कमेटी द्वारा एक नया अधिनियम पारित किया गया। अब आप देखिए कि ये जो अधिनियम था, ये कोड नहीं था, ये एक्ट था। और ये एक्ट पास कहां से हुआ? ये जो पिछले एक्ट पास होने की प्रक्रिया थी, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति के पास जाना हो, तो ऐसे बना तो ये एक्ट बना। लेकिन जो कोड बनने की प्रक्रिया थी वो अलग होती है कि जो पुराने प्रचलित कानून हैं उन्हीं कानूनों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, और एक जगह इकट्ठा करने के बाद वो कोड बन जाते हैं। और एक्ट बनने की ये प्रक्रिया है। तो कभी आपसे ये पूछा जाए अगर कि एक्ट और कोड में क्या अंतर है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि एक्ट वो है जिसको इस रास्ते से गुजरना पड़ता है कि किसी सदन में पास कराइए, एक सदन पास करे, फिर दूसरे सदन में जाए और फिर उसको राष्ट्रपति पास कर दे, तब वो एक्ट हो गया। लेकिन कोड ऐसे नहीं बनता। कोड का सिर्फ मकसद ये है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको एक जगह ला करके इकट्ठा कर दीजिए, एक जगह संहिताकरण कर दीजिए, वो हो गया कोड। ठीक है। तो अभी तक आपने ये देखा कि एक्ट क्या हुआ और कोड क्या हुआ, दोनों में क्या अंतर है। एक्ट में आपने ये देखा कि उसके बनने की प्रक्रिया लोकसभा, राज्यसभा, सांसद
जो भी व्यवस्था हो, चाहे वो आपके अगर किसी राज्य की व्यवस्था होगी तो विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद राज्यपाल साहब बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोड की प्रक्रिया, उसमें राष्ट्रपति का योगदान नहीं है, न लोकसभा का योगदान है, न राज्यसभा का योगदान है। जो पुरानी प्रचलित विधियां हैं उनको एक साथ आप इकट्ठा कर दीजिए, वो सब कोडिफिकेशन हो गया। तो ये रही बात आपके एक्ट और दूसरा कोड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अधिनियम और दूसरा संहिता। आपने पढ़ा है ना, आईपीसी आपने पढ़ा, इंडियन पेनल कोड, ये है कोड, लेकिन ये एक्ट है। तो ये आपका एक कंफ्यूजन ये दूर हुआ कि एक्ट किसे कहते हैं और कोड किसे कहते हैं। अब दूसरी चीज, अभी आज ये आप समझ लीजिए कि आज मैं आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूं, एक आध दो दिन में सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा। सिलेबस आपको 2-3 दिनों के बाद ही पढ़ाऊंगा। पहले छोटी छोटी चीजें जानिए, समझिए। सिलेबस पढ़ाने को तो 2 दिन में हम खत्म कर देंगे उसकी बात नहीं है, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है अपराध की। चूंकि आप आपराधिक विधियां पढ़ने जा रहे हैं तो बात अपराध की आ रही है। अपराध की अंग्रेजी क्या होती है? एक तो आप अंग्रेजी होती है ऑफेंस हो रही है, दूसरी अंग्रेजी हो रही है क्राइम क्राइम हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि दोनों की अंग्रेजी, दोनों की हिंदी अपराध ही है, लेकिन अब आप इसमें अंतर करिए कि अपराध में ऑफेंस किसे कहते हैं और क्राइम किसे कहते हैं। क्राइम भी है, वो भी अपराध ही है, ऑफेंस है, वो भी अपराध ही है। लेकिन समझिए, इसको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं और उसी उदाहरण से आप लोग समझेंगे। देखिए ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझिए। क्राइम और ऑफेंस दोनों की हिंदी हो रही है अपराध। अब आप समझिए कि क्राइम क्या है, दूसरा आप समझिए ऑफेंस क्या है। एक उदाहरण बता रहे हैं। क्राइम को सामान्य भाषा में आप समझिए तो ऐसा कोई कार्य जिसको समाज ने या विधि ने रोका हो, मतलब समाज द्वारा या किसी कानून द्वारा जिस कार्य को प्रतिषिद्ध किया गया हो, रोका गया हो कि आप इसको नहीं करेंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं दंड के भागी होंगे, चाहे सामाजिक दंड के भागी हो, चाहे कानूनी दंड के भागी हो, वो अपराध तो है ही है। लेकिन अब आप देखिए, आखिर इससे अंतर करना है, ऑफेंस से अंतर करना है जो आप पढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, चाहे आईपीसी पढ़ेंगे आप लोग, चाहे सीआरपीसी पढ़ेंगे आप लोग, क्राइम शब्द का उल्लेख नहीं है। लिखने पढ़ने की भाषा में क्राइम शब्द का उल्लेख नहीं है, बोलने के उसमें है, क्राइम शब्द का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो शब्द मिलेंगे आपको ऑफेंस ही मिलेंगे। इसलिए आप समझिए कि ऑफेंस और क्राइम में अंतर क्या है। अब देखिए एक उदाहरण से बताते हैं। ऑफेंस वो हुआ जिसको किसी कानून द्वारा रोका गया है। कोई कानून बनाया गया और उस कानून द्वारा उसको रोका गया कि भैया आप इस काम को मत करिएगा, चाहे वो जो कानून हो। इसका मतलब नहीं है, उस कानून में आपको सिर्फ ये रोका है कि आप इस काम को मत करिएगा। और अगर किसी कानून ने आपको रोक दिया है, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं, तो कानून उसके लिए किसका प्रावधान करता है? दंड का प्रावधान करता है। ये बात ऑफेंस की है कि जिस काम को कानून द्वारा रोका गया हो और फिर भी उसे आप कर रहे हैं, तो उसके लिए कानून दंड की व्यवस्था करता है, उसे तो ऑफेंस बोला जाता है। जो पढ़ी लिखी भाषा में भी है, लिखा भी जाता है, और आईपीसी सीआरपीसी में हर जगह आपको ऑफेंस मिलेगा। लेकिन क्राइम शब्द दूसरा है। ऑफेंस के अंतर्गत क्राइम है, क्राइम के अंतर्गत ऑफेंस है या नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। मान लीजिए, अब आप देखिए, इसको आप भी देखिए, आप भी समझेंगे। जैसे एक आदमी है, एक सामान्य आदमी है, ये एक सामान्य आदमी है, ये किसी नदी के किनारे खड़ा है। अब इसको देखिए, आप भी समझिए इसको क्या है। ये किसी नदी के किनारे खड़ा है, बहुत अच्छा तैरना भी जानता है, और इसी के सामने एक बी नामक बच्चा जो 5 साल का है गिर गया, नदी में गिर गया, तालाब में गिर गया और वो डूबने लगा। ये तैराक भी है, बहुत बढ़िया आदमी है, सब कुछ जानता है, नदी वदी में बढ़िया तैरना जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी खड़ा है, कुछ नहीं किया। बच्चा डूबा, मर गया,
अब आप बताइए इसने क्या किया, सोचिए क्या किया इसने। आप अपना दिमाग लगाइए, नवनीत जी आप भी लगाइए दिमाग आप लोग कि इसके सामने बच्चा मर गया नदी में डूब करके, और ये चाहता तो बस ऐसे हाथ लगा देता, बच्चा बच जाता, लेकिन इसके बावजूद भी इसने कुछ नहीं किया, बच्चा मर गया। अब आप सोचिए कि क्या उसको कानून दंड देगा? यही अंतर है, अभी आपको बता रहे हैं समस्या क्या है। इसको कानून द्वारा किसी लॉ में दंड का प्रावधान नहीं है, इसको कानून में दंड नहीं दिया गया। लेकिन क्या समाज ये जब लौट के आएगा तो माला पहनाएगा? भगाएगा तो जरूर कि बहुत खतरनाक आदमी है, इतना भी नहीं सोच पाया ये। तो क्राइम, अपराध तो किया इसने, अब इसने कानूनी अपराध ना करके कौन सा अपराध किया? सामाजिक अपराध तो किया ही इसने। समाज इसको नहीं छोड़ेगा, हाँ, लेकिन कानून इसको दंड नहीं देगा। लेकिन अगर यही बच्चा डूब रहा है और यही कोई दरोगा जी वहां खड़े हैं, ये सामान्य आदमी था, अब इसी जगह पे कौन खड़ा है? सब इंस्पेक्टर खड़ा है, और उसके सामने ये हो जाए और ये उस बच्चे को ना बचाएं। अब आप सोचिए क्या अंतर है। अब अंतर क्या आया? एसआई की भूमिका अलग है, इसकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि किसी भी स्थिति में हर व्यक्ति की रक्षा करना, नहीं कर सक रहा है अपने किसी प्राधिकारी को सूचित करना, ठीक है। अगर ये नहीं बचाता इस बच्चे को और बच्चा मर गया तो इसने ये भी किया और ये भी किया। ध्यान रखिएगा, इसको कानून नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि इसकी ड्यूटी थी, इसकी ड्यूटी थी उस बच्चे को बचाना, लेकिन इसकी ड्यूटी नहीं थी। यही एक उदाहरण आप, तो इसने ऑफेंस किया, क्यों? क्योंकि एसआई का दायित्व था, एसआई की ड्यूटी थी उस बच्चे को बचाए। एक उदाहरण और आपको समझाते हैं, यहीं से आपको ऑफेंस और क्राइम। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है भाई, एक आध दो दिन में सही हो जाएगा। एक और उदाहरण, ए नाम का व्यक्ति भिखारी है। देखिए, ए भिखारी है, बी बहुत बड़ा रजवाड़ा टाइप का आदमी है। इसके यहां भिखारी गया और उसने कहा, भैया मुझे भोजन दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, इतनी भूख लगी है। लेकिन बी नामक आदमी ए को भोजन नहीं दिया और ए क्या हुआ? मर गया। अब जो समस्या यहां ए ने, सामान्य आदमी ने बी को डूबते हुए किया था, वही इसने किया। क्योंकि इसकी ड्यूटी नहीं है कि इसको भीख दे, इसलिए इसने अपराध किया, क्राइम किया, ऑफेंस नहीं किया। क्योंकि कानून इसको इसलिए नहीं बताता, कहता है कि तुम भीख दो ही, तुम भीख दो, इसलिए कानून इसको नहीं कहता, बाध्य नहीं करता ये। तो अगर ये भीख नहीं दिया, उसके बावजूद भी ये मर गया, तो सामाजिक अपराध तो इसने किया, समाज नहीं छोड़ेगा इसको, लेकिन कानून दंडित नहीं करेगा इसे, ध्यान रखिए। लेकिन यही अगर बी जेलर होता और ए कैदी होता, ये जेलर ये कैदी। अब अगर ए भूखा होता और ये मांगता कि साहब अब भोजन दे दीजिए, नहीं मर जाएंगे, और यही बी जो जेलर के रूप में यहां है, अगर ये इसको भोजन न दे और कैदी मर गया, तुरंत इसके ऊपर कार्यवाही होगी। चूंकि इसको किसी न किसी कानून द्वारा बाध्य किया गया है कि आपकी ये लायबिलिटी ही है कि आप उसको भोजन दें। तो ध्यान रखिएगा, ऑफेंस और क्राइम का अंतर यही है कि ऑफेंस वो है जिसको किसी कानून द्वारा बाध्य किया गया हो, बताया गया हो कि आप इस काम को नहीं करेंगे, और करेंगे तो दंड की व्यवस्था उसके लिए है। लेकिन क्राइम के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्राइम में सिर्फ ये व्यवस्था है, क्राइम सामाजिक भी हो सकता है, क्राइम के अंतर्गत अपराध ऑफेंस शामिल है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑफेंस के अंतर्गत क्राइम शामिल है या नहीं शामिल, इसकी कोई बात नहीं बताई गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑफेंस किसी कानून द्वारा प्रसिद्ध किया गया है और उसके लिए दंड की व्यवस्था है। क्राइम के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो दंड की व्यवस्था हो या ना हो सकता है सामाजिक दंड हो। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम आप लोगों को छोटी सी चीज बताए हैं कि क्राइम और ऑफेंस में क्या अंतर है, दूसरी चीज एक्ट और कोड के अंतर्गत क्या अंतर है, ये दोनों चीज आप समझ लीजिए। उसके बाद अभी भी एक आध दो लेक्चर में मैं आपको छोटी छोटी ही चीजें बताऊंगा
जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन सिलेबस चलाऊंगा अच्छे से, ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज इसको रखते हैं। अगर आप लोगों को किसी और जानकारी की जरूरत हो तो आप लोग इसमें हमें बता देंगे, किसी न किसी माध्यम से बता देंगे, तो हम उस पर कुछ न कुछ और आपको बताते रहेंगे। जो आपकी डिमांड होगी उसको भी पढ़ाएंगे, वो भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।